यस ईशानी, दैट्स ओके। ईशानी काफी लेट हो गई आज, लेकिन एनीवे ईशानी, लेकिन लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, सो डोंट वरी, वही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हाँ अक्टूबर 31 को, तो उस टाइम पे जितने भी चैप्टर्स हो जाएंगे वो सब आएंगे, अमन, डोंट वरी। Okay, so this is the contractile region or the part of the muscle fiber. So all the sarcomeres will contract. जब सारे sarcomeres contract होते हैं तो naturally it will bring about the contraction of the muscles. और जब muscles का contract होता है तो then it produces the necessary action. तो ये पूरा हो गया हमारा एक typical myofibril का structure. So this is the sarcomere. So sarcomere therefore is considered as the basic structural and functional unit of the skeletal muscles. And therefore it has one dark band and then it has plus 2 half light bands. बराबर है। अगर आप देखोगे तो एक पूरा डार्क बैंड है, कौन सा वाला, दिस वन, ये पूरा डार्क बैंड आ गया, और यहाँ पे एक हाफ लाइट बैंड इधर और एक हाफ लाइट बैंड इधर। समझ में आ रहा नहीं है कॉन्सेप्ट? तो दोनों मिलकर आपका बन जाएगा फुल लाइट बैंड। आर यू गेटिंग दिस? हेलो, यस सर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। आ रही है। हाँ, तो क्या हो गया, आप लोग शांत क्यों हो गए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस, किस बात का दुख मना रहे तुम लोग? कुछ नहीं ना? हेलो, अरे काय झालं? कुछ नहीं सर। तो क्या है, क्या है ऐसा चुपचाप? सर ऐसा कुछ नहीं है तो बात करो, बड़बड़ करो पगले। चलो एनीवे, फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल्स का? तो अगेन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो मूवमेंट इज डिफरेंट, लोकोमोशन इज डिफरेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दिस इज वन फंक्शन. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मेंटेन द बॉडीज पोस्चर एंड स्पेशली इट हेल्प्स इन द बैलेंसिंग आल्सो. करेक्ट, बैलेंसिंग में भी काम में आता है ये मसल, इसके लिए दिस मसल्स, इसके लिए दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज मसल्स. कौन सा, ये लास्ट स्लाइड चाहिए आपको? संजीवनी. हो गया? Sir, that myofibril is the basic structural and functional unit or तो sarcomere? बेटा मायोफाइब्रिल का ये पार्ट है. So it is like muscle fiber. Muscle fiber is made up of myofibril, or myofibril is made up of all these structures. तो उसमें से sarcomere is a part of the myofibril. So sarcomere is the तो basic myofibril structure. is a type of cell ना बेटा, ऐसा समझ के चलो. या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि सेल की जगह, चलो इसको सेल मत बोलो, यू कॉल दिस एज अ पार्ट ऑफ द सेल. सो इट इज लाइक अ साइटोप्लाज्म ऑफ एनी सेल. तो ये वाले जो मसल्स होते हैं, कौन से, वॉलेंट्री मसल्स, तो वॉलेंट्री मसल्स का जो सेल होता है दैट इज नोन एज मसल फाइबर. तो ये अगर इसका सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बराबर? सार्कोप्लाज्म. हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म. व्हाई वी कॉल दैट सार्कोप्लाज्म? बिकॉज दिस मसल फाइबर as a cell will be full of myofibrils. Do you remember, मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था, if you remember, एक मिनट. हाँ, ये देखो, कैन यू सी दिस? यस सर. तो ये पूरा मसल फाइबर है, बराबर है, जिसको यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियाई है, राइट? और ये मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ व्हाट? मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल. तो मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, दैट साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स. इतना याद रखो, समझा? Yes sir. So that basic structural and functional unit is what? So sarcomere is the basic structural and functional unit of the skeletal muscles. क्योंकि सेल के अंदर भी उसने अपने आप को डिफाइन किया ना. चलो एक काम Yes. करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे. हु इज टॉकिंग बाय द वे? Diya. दिया. अच्छा दिया, देखो अभी देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन इज व्हाट? सेल. सेल, बराबर है. सेल इज कंसिडर्ड एज the basic structural and functional unit of any organ or system, correct?
यहाँ पे ये अच्छा, ये सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्गी एपरेटस रहेगा, वेसिकल्स रहेंगे, लाइसोसोम्स रहेंगे, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, एंड दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको ये? Yes, sir. हाँ, तो अभी यहाँ पे क्योंकि हर एक का अपना अपना काम होता है करके, दैट इज व्हाई वी डू नॉट से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ basic structural and functional unit, because that is not the only function of the cell. Correct? Can we say that? No, sir. So can we say endoplasmic reticulum is the structural and functional unit of the like body? ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, No. because it has a specific function. इसके लिए हमने बोला सेल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो मसल्स है, ये मसल्स का काम क्या होता है? What is the function of the muscles? Contraction. Contraction. बराबर है? Correct? Yes, sir. And contraction is brought about by whom? It is brought about by the Sarcomeres. that is why sarcomere is called as the, समझा? Yes, sir. Got it. हाँ, चलो एक मिनट, मुझे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया हमारा एक टिपिकल मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो ये जो सार्कोमियर है किससे बनता है? तो थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो इट हैज 1 डार्क बैंड एंड 2 हाफ लाइट बैंड्स। तो ये मिलकर आपका बनता है सार्कोमियर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई सार्कोमियर इज कंसीडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, which is a part of the muscle fiber, which is a type of cell. ये तो हो गया मसल, स्केलेटल मसल के फंक्शंस, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड मेंटेनिंग द बॉडीज पोस्चर। जो हम लोग बैठते हैं, चलते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मसल which we have is the smooth muscle, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? non skeletal muscles, because they are not attached to the bones. It is also known as unstriated because it does not show the alternate light and dark band, and it is also called as involuntary because its action is not under our control. तो ये कुछ अलग अलग नाम दिए गए इनको। So instead of calling this as the striated muscles, we call this as smooth muscle because it does not show any alternate dark and light band. So it is unstriated. So there is no dark and light band being present in this particular cell. और ये सेल भी देखोगे ना तो ये अलग दिख रहा है, स्पिंडल शेप दिख रहा है। ठीक है, so the type of cell is going to be different. It is involuntary in nature because its action is not under our control. जैसे for example muscles of esophagus, for example muscles of ureter, for example muscles of urethra. So is the action of all these muscles under our control? Can we control the movement of the esophagus? No. No. So naturally we cannot control, so that's why it's called as involuntary. Okay, it is also called as the visceral muscles. Why visceral muscles? Sir, functional. हाँ, एक मिनट संजीवनी. Visceral muscles because it basically is present in all the visceral organs. Viscera का meaning आता है internal organs और internal. ठीक है, तो जितने भी इंटरनल, अच्छा ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे भी बताया था, एनी ऑर्गन इफ इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, कोई भी ऑर्गन जैसे ये वाला है यूरिनरी ब्लैडर, इफ इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड देन इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मसल्स. सो विल द लीवर बी मेड अप ऑफ मसल्स? No. No, क्योंकि it is not hollow from inside. Will the esophagus be made up of muscles? No. Yes. Esophagus. Yes, 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 Because yes. it is hollow from inside. Correct. Stomach will be made up of Yes, sir. muscles. Yes. Stomach is made up of muscles. Yes. Yes, Yes. sir. Very good. Acha, lungs will be made up of muscles.
No. नो No. नहीं, क्योंकि हॉलो नहीं है ना, अंदर से टिश्यू है और उसमें अल्वियोलाई है एंड अल्वियोलाई आर फुल ऑफ एयर, तो वो हॉलो नहीं है अंदर से, बराबर है, दिख रहा है लेकिन कैविटीज दिख रहे हैं लेकिन वो टिश्यूज ही है, तो वो भी मसल से नहीं बनेगा. Correct? So any organ, if it is hollow from inside, will always be made up of the muscles. Okay? एक मिनट, आदित्य ने हाथ ऊपर किया था, डन, चलो. Fine. So that is how, and those muscles are what? Those muscles are all involuntary in nature. Internal organ के जितने भी muscles होते हैं, वो सारे के सारे involuntary होते हैं. That we need to remember. ठीक है? So this is how it is seen. Right? And it is unstriated, involuntary and visceral muscles. Correct? Unstriated because it does not show alternate light and dark band. It is involuntary because its action is not under our control. It is visceral muscles because it forms the muscles of all the internal organs. ठीक है? ऐसा रहता है ये. अच्छा संजीवनी, आपको ये स्लाइड चाहिए था ना फंक्शन वाला, ये लो संजीवनी. डन हो गया संजीवनी? हाँ, एक मिनट, कोई तो भी और आया, साहिल. चलो ठीक है, ये लिख के हो गया. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. Now, what is the position of the smooth muscles? अभी तो ये तो हमने देखा, ये visceral organs, all the visceral organs, the internal organs, they basically which are hollow from inside will be made up of what? Will be made up of muscle. जैसे for example reproductive system में uterus आएगा, fallopian tubes आएंगे, या फिर blood vessels आते हैं, या फिर visceral, या फिर elementary canals, stomach आएगा, small intestine आएगा, large intestine आएगा, esophagus आएगा, elementary canal बोला है. हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोला है. डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर लीवर, पैंक्रियाज ये सब आएगा, बट एलिमेंट्री कैनाल बोलोगे तो ओनली द टिबुलर पार्ट. So that is the position of the smooth muscles. ठीक है? How is the structure? So as I said, these muscles are basically made up of the specialized cells, and these cells are basically known as the spindle cells, spindle shaped cells. So they are slender and spindle shaped cells which will have the outer covering. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो उसकी जगह सार्कोलेमा करके आएगा. सो प्लाज्मा लेमा और द मेम्ब्रेन which is bounding the cell. तो पूरे सेल को बाहर से बाउंड करने के लिए we have the plasma lemma or also called as the membrane. ठीक है? So that is known as the membrane. तो ये इस तरीके से टिपिकल जो हम लोगों ने वहां पे देखा था, कौन सा, वॉलंटरी मसल्स में, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा. ओनली डिफरेंस इज वॉलंटरी मसल्स में हाउ मेनी न्यूक्लिया आर देयर? डज इट हैव वन न्यूक्लिया और मेनी न्यूक्लिया? Many nuclei. Many. इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट एज? Syncytic. हाँ, सिंसाइटियल और सिनोसाइटिक. ठीक है, सिंसाइटियल बोलते हैं हम लोग उसको. यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है? इट इज ओनली वन न्यूक्लियस. ठीक है? So has only one nucleus which is present in the center. The cytoplasm here will be known as the sarcoplasm. So there are no cross striations which are present in the sarcoplasm. कहीं पे भी आपको bands नहीं मिलेंगे. Instead ना, अच्छा contraction होता है तो फाइबर से ही होता है ना, तो सब फाइबर्स इसके अंदर रहेंगे, but they will not be arranged in the form of light and dark band. लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइबर्स आपको दिखेंगे इसके अंदर. ठीक है? तो ये तो दिखता ही है, लेकिन alternate light and dark band नहीं रहेगा, but still will have the fibers. A single nucleus which is present exactly in the center, a single oval centrally placed nucleus. Okay, and of course the myofibril, जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, so myofibril will be present as a part of the sarcoplasm, but it is not arranged like alternate light and dark band, क्योंकि उसकी वैसी जरूरत नहीं है इसके लिए. ठीक है? ये सब लिख रहे हैं ना आप लोग पॉइंट्स? Sir, nucleus का पहले दिखाएं. The sarcoplasm slides. ये वाला Yes, sir. And super sarcolemma. एकदम पहले से शुरुआत करूं. ये लिख लिया आपको, पोजीशन लिखा आप लोगों ने? No, sir. हाँ, लिखो.
Sir. Done. पहला पॉइंट स्ट्रक्चर में the cells are slender and spindle shaped. Spindle shaped. Sarcolemma or plasmalemma or membrane which is bounding the cells. Cells के आजू बाजू में रहेगा ये. ठीक है, हो गया. Yes, sir. सार्कोप्लाज्म का पॉइंट लिखो. डन. Yes, sir. न्यूक्लियस लिखो. हो गया. Yes, sir. Yes, sir. And the presence of myofibrils in the sarcoplasm. ऐसा लिख दो. Presence of myofibrils in the sarcoplasm. Okay. Chalo. Now, when it comes to these muscles, now they are all innervated by the nerves of autonomous nervous system. When I say innervated, मतलब क्या? They will have the nerve supply. जैसे मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में लास्ट टाइम कि एनी मसल इफ इट हैज टू फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट इट विल रिक्वायर द स्टिमुलस. सो स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी गिवन टू द voluntary muscles यानी skeletal muscles directly, but involuntary muscles will get its stimuli from the autonomous nervous system जिसको हम लोग बोलते हैं ANS. ओके, जिसके दो फाइबर्स आते हैं. कौन कौन से? एक जो फाइबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और दूसरा आता है दैट्स कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, तो उसमें से जनरली ऐसे बोला गया है सिंपैथेटिक इज कंसिडर्ड एज स्टिम्युलेटरी इन फंक्शन, मतलब स्टिमुलेट करने का काम करेगा. पैरासिम्पैथेटिक जो है इट इज नोन टू इनहिबिट इनहिबिटरी इन फंक्शन. ओके, हाँ, वो फाइट एंड फ्लाइट अलग है सानी का. दैट इज रिलेटेड टू द हार्मोन. बट ओके, विच हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट वाला सानी का वालिम्बे? Adrenaline. एड्रेनालिन. वेरी गुड. एड्रिनल नहीं, एड्रेनालिन. निशिता, एड्रेनालिन. सो दैट इज डिफरेंट, ये अलग है. ओके, ठीक है. तो ये बेसिकली जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनको नर्व सप्लाई आता है फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओनली. इतना याद रखो सिर्फ. ओके, विच इज अ थर्ड टाइप ऑफ और पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स? तो ये तो इजी रहेगा. अंडरगो प्रोलॉन्ग्ड बट स्लो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस. सिंस इट अंडरगोस प्रोलॉन्ग्ड बट स्लो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, therefore this muscle is less likely to get fatigue. तो इसका कभी फटीग नहीं होता है. फटीग का मतलब क्या आता है? फटीग पता है क्या होता है? वैष्णव, ये देखो लास्ट स्लाइड आपके लिए. व्हाट इज फटीग अकॉर्डिंग टू यू? थकवा. ओके, हाँ, यानी टायर्डनेस. अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ना ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो यू फील फटीग, टायर्डनेस आता है. लेकिन कभी आपने देखा है क्या कि इसोफेगस का मसल्स टायर्ड हो गया और उसने पेरिस्टाल्सिस ही बंद कर दिया? डज इट हैपन? स्टमक ने टायर्डनेस आ गया, स्टमक को अचानक स्टमक ने अंदर से बोला कि आई कैन नॉट डाइजेस्ट, प्लीज लीव मी, और उसने पूरा ऐसा खाना से बाहर फेंक दिया, फक कर गया. ऐसा होता है कि कभी नहीं? सो व्हाई इट डजंट हैपन? बिकॉज हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ना दे बेसिकली विल हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्शन. हमारे जो मसल्स होते हैं दे विल हैव अ शॉर्ट बट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कौन से? स्केलेटल मसल्स. इसके लिए वो इजीली फटीग होते हैं. बट
Involuntary muscles will show a prolonged but slow contraction and relaxation. Therefore, they are less likely to get fatigued. ठीक है? So basically frequency and intensity will vary as per the structure organ. जैसे for example esophagus में contraction relaxation का frequency अलग रहेगा, ureter में अलग रहेगा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा होता है तो उसमें अलग रहता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी माइट बी डिफरेंट. जैसा ऑर्गन रहेगा वैसा, बट जनरली इट इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड स्लो. And because it shows prolonged and slow contraction, therefore it is less likely to fatigue. जैसे for example peristalsis, which helps in the passage of the food, जो खाने को नीचे लेकर जाता है. So that is the important function of this muscle. ठीक? Done? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया हमारा एक typical involuntary muscle. We have one more important involuntary muscle. Sir, eye muscles are also, yes, eye muscles are also smooth ना, जो blink करते हैं. Right? वो अपने आप blink होता है ना. हम लोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो अपने आप ब्लिंक होते ही रहता है. सो दैट इज आल्सो इनवॉलंटरी. इनफैक्ट इट इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट मसल ना, मैंने बताया भी था. आईलिड मसल इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट मसल इन आवर बॉडी. अच्छा, अभी नेक्स्ट इनवॉलंटरी मसल होता है दैट्स कॉल्ड एज द स्पेशलाइज्ड मसल नोन एज द कार्डियक मसल. इसको स्पेशलाइज्ड इसके लिए बोला गया है बिकॉज दिस मसल इज सीन ओनली इन द हार्ट. इन द हार्ट से ज्यादा इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द हार्ट. ठीक है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड मसल्स फाउंड on the walls of the heart, therefore it is given the name as cardiac muscle. So myocardium is the name which is the wall of the heart. ठीक है, the myocardium is the wall of the heart, right? So it is made up of, myocardium is made up of cardiac muscles. So their cardiac muscles are also involuntary in nature, and their action is also going to be slow but consistent, okay, and prolonged action. And because they show prolonged and slow contraction and relaxation, therefore heart कभी भी fatigue होता नहीं है. Sir, mic option disconnected. Okay. हाथ ऊपर करना. हाँ. Sir, that eyelid muscle can be controlled, like it is voluntary as well as involuntary. So Yes. it has both smooth and skeletal muscles. Yes. So part of it will be smooth muscles, part of it will be voluntary muscles. लेकिन ब्लिंकिंग अपने आप होते रहता है ना, जैसे आइरिस में भी होता है. आंखों का जो रहता है ना प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स ना. तो उसमें भी दो अलग अलग टाइप के मसल्स आते हैं. सर्कुलर मसल्स आते हैं और रेडियल मसल्स आते हैं. तो वैसा इसका आईलिड्स का भी वैसा ही है. चलो, मायोकार्डियम इज द मसल ऑफ द हार्ट. So we call this as wall of the heart. So wall of the heart is known as the myocardium. ये वॉल के ऊपर कवरिंग आता है. जैसे सारे ऑर्गन्स को कवरिंग होता है वैसे हार्ट को भी कवरिंग आता है. So it is known as pericardium. है ना? Pericardium is basically covering of the heart. और ये मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम को अंदर से एक लाइनिंग रहेगा, राइट? अंदर से एक एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम, which is the inner lining of the heart. So this is made up of connective tissue, this is made up of epithelial tissue. And the actual muscles, the wall of the heart, which is the muscles, or also called as myocardium, so it is made up of the muscles, involuntary muscles. Wall of the heart is Khushi called as myocardium, and it is made up of these muscles known as cardiac muscles. ठीक है? चलो आगे बढ़े. Shall we? ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार कार्डियक मसल्स का. जैसे हम लोगों ने स्ट्राइटेड मसल्स देखे थे, तो उसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड था मायोफाइब्रिल का, और मायोफाइब्रिल के ऊपर
फिर हम लोगों ने स्मूथ मसल्स देखा तो उसमें डज नॉट हैव द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, दो इट हैज द मायोफाइब्रिल्स, सो द सेल विल बी लाइक अ स्पिंडल शेप. तो यहाँ पे ये सेल थोड़ा सा अलग होता है. इट इज रेक्टेंगुलर एंड ब्रांच्ड. Correct. So it's going to be rectangular and branch. So the outer lining, that is the cell membrane, is known as sarcolemma. It will have the centrally placed single nucleus. And then if you see, it is uninucleated, of course, and appears multinucleated. हम लोग ऐसे दिखता है कि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड, लेकिन मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है. ये वाला एक सेल है ऐसा. ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से एक सेल बन गया. But if you see, this particular cell will have the branch. ठीक है, and it also shows the alternate dark and light band, but these dark and light band will not function like the skeletal muscles. okay, वो दिखते हैं लेकिन वो टिपिकल वैसा फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फंक्शन होता है that is rhythmic contraction and relaxation which is involuntary. तो मतलब ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं, these muscles will show both the characters. कौन सा? Showing alternate dark and light band, which is a character of voluntary muscles, and the cardiac muscles action is not under our control, is a characteristic of involuntary muscle. So this is the only muscle in our body which has the features or the structural characteristics of both voluntary as well as involuntary. समझ में आ रहा है? Get in this? Yes. अल्लू. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो ठीक है. Now the cardiac muscle fibers are joined to the neighboring fibers. अगर आप देखते हो ये डायग्राम में, तो यहाँ पे can you see a serrated margin like this, like this, like this, like this? है ना, ये हैक्सॉ की तरह आपको दिखेगा like this. Serrations बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसे thread 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 आएंगे. So these muscles are, or the muscle cells are attached to each other by an important lining, and that is known as intercalated disc, which is basically made up of calcium carbonate. So calcium based substance रहता है, that's called as intercalated disc, and with the help of that one cell will be attached to the another. ठीक है, so it is in the form of a zigzag nature, so we call that as zigzag function, and it is formed by the transverse thickening of the sarcolemma. सार्कोलेमा का ही ट्रांसवर्स थिकनिंग होता है, तो उससे ये बनना चालू हो जाता है. वी कॉल दिस एज इंटरकैलेटेड डिस्क, a very important structure which joins one cell with the another. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सेल्स का. आप ये लिखो, मैं आया 1-2 मिनट में.
चलो हो गया लिख के। द बॉयज एंड द गर्ल्स, भाई लोग और उनकी बहन लोग। वैष्णवी को क्या चाहिए? वैष्णवी को चाहिए लास्ट स्लाइड। बिना चश्मे के ना मुझे दिखता ही नहीं है आजकल, बाप रे, सच ए ह्यूज डिपेंडेंसी। वैष्णवी कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आपको? ये वाला? ये हो गया वैष्णवी? डांसर, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क वाला। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। इंटरकैलेटेड डिस्क सर अलाउ करो प्लीज। अरे पूजा, पूजा आ गई मीटिंग में, और ऐसा कैसा मैंने पूजा को अलाउ नहीं किया। OMG। पूजा मैडम आपको किया है अलाउ, एंटर इन द पैनलिस्ट। यस। अमन तेरा हाथ नीचे कर। ए मैन, हाथ नीचे कर। सो गया अमन, घूम रहा है इधर उधर। ओके चलो, नाउ there are two different types of hearts which we have. जैसे for example there is one type of mechanism which is seen in the heart that's called as the myogenic heart. A typical example of the myogenic heart is the human heart. So the cardiac contraction is initiated at a point called as the pacemaker, for example human heart. And then we have the neurogenic heart which is found in the lower animals. Okay, so the cardiac contraction is initiated by nerve fiber, that is for example in case of crab, insects, etc. तो अगर आप देखोगे ना तो हमारा ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है which is given nerve supply. So from here, now this is basically a bundle of nerve, bundle of muscle fibers. तो बाद में जो भी ये इम्पल्स ट्रांसफर होता है तो यहाँ से ये इधर आएगा, इधर से ये इधर आएगा, लाइक दिस, ये स्प्रेड होगा और यहाँ से फिर स्प्रेड होके ये दोनों जगह पे इस तरीके से जाएगा। करेक्ट, ये ऐसे जाएगा। So basically this particular function is done by the muscle fibers. मतलब सिर्फ स्टिमुलस आएगा up to a particular point जिसको हम लोग बोलते हैं pacemaker, and rest activity will be done by the muscles. That is not the case with the neurogenic heart. So the cardiac contraction is initiated by the nerve fiber themselves. Okay, यहाँ पे cardiac contraction is initiated by a point called as pacemaker, which is nothing but the mass of muscle fibers. Okay, एक पूरा मसल फाइबर का मास होता है, उससे ये बनता है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लाइक नॉर्मल इट इज नोन एज द AV node or rather SA node. This is known as SA node. और ये जो नीचे जो दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज AV node. ऐसे साइनोएट्रियल, AV एट्रियोवेंट्रिकुलर, ऐसे नाम है उसके, पढ़ेंगे हम लोग जब सर्कुलेशन आएगा तो उस टाइम पे फिर से पढ़ेंगे हम लोग. ओके, बट जस्ट रिमेंबर फॉर द मोमेंट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट्स. वन इज द मायोजेनिक एंड द अदर वन इज न्यूरोजेनिक. Myogenic which is controlled by the muscles, neurogenic which is completely controlled by the nerve fibers. Okay, yes Aditya. Sir, so SA node and AV node is the same thing that is pacemaker? Sorry, yes, SA node is pacemaker. Okay, sir. This one, ये वाला pacemaker है. And AV node is known as pace setter. तो इसका Okay, रिप्लेसमेंट होता है, देखो पेसमेकर लगाते हैं ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी लोगों को. Yes, sir. हाँ, तो वहां पे एक्चुअली किया जाता है चेंजेस. Okay, sir. अच्छा, भक्ति ने मुझे कुछ सजेशन दिया है, सर आप आईज ब्लिंक किया करो, देन इट विल हेल्प व्हाइल सीइंग. ओके, अरे नहीं, मेरा विजन ही खराब हो गया. ये 1.5 साल इतना ज्यादा पीसी पे और लैपटॉप पे काम किया है ना. मैकबुक तो अभी आया मेरे पास, लेकिन पहले पीसी था, लैपटॉप था, तो उस पर इतना काम किया पागल जैसा. 1.5 साल रादर, तो आंखें खराब हो गई. ये चश्मा है ना, इसको 3 नंबर है, ऊपर एक अलग नंबर है, बीच में एक नंबर है और नीचे एक नंबर है. बड़ा अजब तरीके का चश्मा बनाया है मैंने. सो जब मैं पीसी स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं बीच वाले स्ट्राइप से देखता हूँ. जब मुझे कुछ रीड करना रहता है तो नीचे से, बुक वगैरह होती है तो नीचे से देखना पड़ता है, और सामने का कुछ देखना है तो ऊपर से देखना पड़ता है.
सॉलिड है ना, कुछ भी चलता है। चलो आगे बढ़े। हो गया कि लिख के ये? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। भक्ति, भक्ति के घर में सबको चश्मा लेकिन किसी को नहीं है। वेरी गुड। बारिश हो रही तो क्या करना, बारिश हो रही तो जाके भिगो, provided you should not be water soluble. If you are water soluble, then you will get dissolved in rainwater. Lame. Function. What are the function of the cardiac muscles? So rhythmic contraction and relaxation of the heart without fatigue. Fatigue का मतलब आता है, अच्छा नेटवर्क स्लो हो रहा है। फटीग का मतलब आता है टायर्डनेस। वेरी गुड। तो कभी भी ऐसा आपने देखा है क्या, हार्ट बोर हो गया और उसने अचानक काम करना बंद किया, या कभी आपको मैसेज भेज दिया कि टुडे आई एम ऑन लीव, सो बाय टुमारो मॉर्निंग आई शैल स्टार्ट माय वर्क, ऐसा कभी होता है क्या? हार्ट ने अपना काम बंद किया, नॉट पॉसिबल, राइट? हार्ट ने काम बंद किया मतलब आपकी लाइफ चली गई, यू आर डेड। अमन क्यों हाथ उठा रहा है ऊपर? अमन तू क्या कर रहा है, किधर घूमने के लिए जा रहा है रे बार बार? सर माइक दे दिया मैंने, माइक। चलो लिख लो ये, टू पार्टिसिपेंट रेज दी हैंड। कौन है वो? ये अमन, क्या हो गया, हाथ के ऊपर है? शुचि। नेट का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। मैं क्या करूँ, वाईफाई नहीं है क्या तुम लोगों के पास? वाईफाई। चलो एनीवे, तो ये तो हो गया हमारा पूरा मसल्स, पूरी तरह से मसल्स हो गए। दिस इज द ओनली फंक्शन एंड दिस कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, दैट्स इट, वॉल ऑफ हार्ट। बाकी कहीं पे भी आपको कार्डियक मसल्स मिलते नहीं है। नोवेयर यू विल फाइंड दिस मसल्स। फाइन, शैल वी मूव अहेड नाउ? Yes, sir. बात करो, थोड़ा सा बड़बड़ करो। चलो, लास्ट टिश्यू विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज द नर्वस टिश्यू। और ये खत्म होने के बाद देन वी नीड टू लर्न अबाउट अ नाइस एंड ब्यूटीफुल एनिमल कॉल्ड एज द कॉकरोच। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मस्त एकदम फोटोग्राफ्स है मेरे पास कॉकरोच के, फुल ऐसे लगता है कि अपना पोर्टफोलियो उसने बना लिया है, वैसा वाला। चलो एनीवे, बट वील कंप्लीट दिस नर्वस टिश्यू फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द कॉकरोच इफ टाइम परमिट्स। नाउ नर्वस टिश्यू इज व्हाट इज नर्वस टिश्यू? द टिश्यू विच इज नर्वस इज अ नर्वस टिश्यू। Yes. Neuron syndrome. Neuron syndrome. Very good. The tissue which is formed by Collection the of basic neurons. cells known as the neurons. बराबर है? Correct. But there are, other than neuron, we have one more type of a cell which forms the part of the nervous tissue, that is known as neuroglial cell. So other than neuron, there are 4 different types of cells that's called as the neuroglial cells. तो ये सब मिलकर एक टिश्यू बनता है, so we call this as the nervous tissue. Okay, fine everyone. So neurons and neuroglial cells, क्योंकि अभी तक आप लोगों को शायद ये पता नहीं था, या फिर किस लोगों को पता रहेगा लेकिन exactly क्या होता है वो मालूम नहीं, because we have learned that nervous tissue is made up of neurons, but it is not only made up of neurons, it is also made up of neuroglial cells, और also called as the glial cells. So 2 टाइप के सेल्स मिलकर ये बनता है। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है दैट्स कॉल्ड एज द न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों को सब लोगों को पता है। So whenever there is a stimulus, that stimulus is first received by the branch threads of the neuron. Okay, न्यूरोग्लियल सेल्स आएगा बेटा, हम लोग को हर एक टाइप पढ़ना है न्यूरोग्लियल सेल का, खुशी तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ। So whenever there is a stimulus from the external environment, this stimulus will be carried in the form of a nerve impulse through the neuron. तो वो जाएगा न्यूरॉन से, ऐसे कहा जाएगा, it will go to the brain and the brain will try to identify the type of stimulus, and it's all considered as the quickest means of transport in the body. हमारे बॉडी में सबसे फास्ट अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दैट इज ऑफ द नर्व इम्पल्स। करेक्ट। नर्व इम्पल्स का जो वेलोसिटी होता है it ranges from 50 to 150 meters per second.
इतना बड़ा इसका रेंज नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल मैं रेंज बोल रहा हूं आपको. ओके, देयर इज वन टाइप ऑफ न्यूरॉन which carries impulses at the rate of 50 meters per second. There is one type of neuron which carries the impulses at the rate of 150, at the speed of 150 meters per second. करेक्ट. तो ये एक एक्चुअली न्यूरॉन का स्पीड होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्ट मोड है ये. दिस वन, आलोक. Yes, sir. Please take first screen of neuron. ये वाला, ये तो हो गया ना सोनाली. दिस वन. Yes, sir. So whenever there is a stimulus, these are the functional unit which are known to generate the impulse. Functional units which are impulse generating, and then this impulse is conducted or carried through the neuron. ठीक है, समझा सबको ये? Yes, Sir, sir. please take. Complete. Done. चलो. Okay, now neurons with, जैसा मैंने बताया कि there are two different types of neurons, rather two different types of cells which are going to form this entire nervous system. Nervous system is exactly where it is present, sir. खुशी, nervous system is present everywhere. Brain होता है, brain खुशी आपको है ना? Yes, sir. तो brain is a part of the nervous system. Spinal cord is a part of the nervous system. बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो हर जगह पे ये फैला हुआ है. Okay, sir. हाँ, चलो. नाउ अनलाइक द सेम वी हैव टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन. न्यूरॉन के अपने खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. हाँ, बराबर भक्ति. एवरीवन हैज इट, बट समवन विल यूज, सम विल यूज, सम विल नॉट यूज. भक्ति इज टॉकिंग अबाउट ब्रेन. सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी. मतलब स्टिमुलस को रिसीव करेंगे ना तो वो एक्साइट हो जाता है. करेक्ट. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब क्या आता है? टू कैरी इंपल्सेस. जैसे सपोज मैं यहाँ पे आराम से बैठा और सडनली किसी ने मुझे पिंच किया, तो पिंच किया तो क्या हो गया? दैट स्टिमुलस इज कैरिड थ्रू द न्यूरॉन टू माय स्पाइनल कॉर्ड एंड देन आई स्टार्टेड रिएक्टिंग. तो किसी ने अगर मुझे अचानक पिंच किया तो मैं हाथ निकाल लूंगा, जोर से चिल्लाऊंगा, कान के पीछे फट से दे दूंगा, कुछ तो रिएक्शन आएगा. तो बेसिकली neurons or the nerves are known to excite the organs or the tissues. So that's the excitability is one function, and the second most important function is to conduct, means to carry impulses from one region to another. So these are the two important properties of any neuron. First one is excitability and the second one is the conductivity. तो ऐसे दो important properties, right? Conductivity का मतलब आता है to carry stimuli or to carry impulses. Where impulses are present, sir? खुशी, impulses are generated. ये जो स्टार दिख रहा है ना, तो ये वाला. Whenever there is a stimulus, correct? Stimulus will be received from the external environment. अगर किसी ने आपको पिंच किया या पिन प्रिक किया, जैसे ये पेन है तो मैंने ऐसे प्रिक किया, so it's a type of stimulus ना. Can you feel the sensation of that particular pain? Yes, because एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो इनपुट आता है उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं. ये इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ इलेक्ट्रिकली जनरेटेड इंपल्स. तो ये नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा इंपल्स में. देन दैट इंपल्स इज कैरिड टू द ब्रेन and then the necessary action will take place. So the brain or the spinal cord will decide the necessary action. सर पर आप खुद को क्यों करेंगे? खुद को नहीं रे बेटा, दूसरों को. भक्ति, आप आराम से बैठे और अचानक आके मैंने तुझे पिंच कर लिया तो चिल्लाएगी ना तू. खुद को पिंच करके खुद को ही कोई मारेगा क्या? कुछ भी. भक्ति समझ रहा है ना? हाँ, चलो. These are the two important characteristics. समझा?
इसके लिए मैं बोल रहा था आप आराम से बैठो एंड somebody suddenly comes and pinches you. अचानक किसी ने आपको आके पिंच किया, पिन प्रिक किया, कान के इधर चिल्लाया जोर से, डराने के लिए भौंक किया जोर से, तो उससे क्या होता है, सडन रिएक्शन आता है. सो दैट रिएक्शन कम्स फ्रॉम वेयर? सो दैट रिएक्शन विल कम फ्रॉम द नर्व इम्पल्सेस व्हिच आर कैरिड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. Right? So stimulus is the something which we receive from the external environment. This stimulus is converted into an electrically generated impulse by the neurons, and then it is carried to the brain and spinal cord, where the necessary action will be produced. So this is the function of the neuron, right? Now, neuron will have the structure, a typical structure. So neuron is considered as the basic structural and functional unit of the nervous system. पूरे नर्वस सिस्टम का ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एंड कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. एज आई सेड, नो, इट कैन बी एज स्मॉल एज 1 mm टू ऑलमोस्ट 1 meters. इतना बड़ा ये हो सकता है. सर मैंने वन लास्ट टाइम में आपको थोड़ा तकलीफ दूंगा. किधर है? ज्वाइन कर रहा है तू? बाय. सर अगर हम खुद को पिंच किया तो विल सेम? नो, बिकॉज खुशी यू नो व्हाट इज हैपनिंग ना. क्या होता है ना, अगर आपने किसी को बोला, सपोज इफ somebody is there with you and if you tell that person that I am going to pinch you and then you pinch, तो वो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बराबर है? ठीक है. हाँ, बट देन इफ यू सडनली पिंच दैट पर्सन, ही इज नॉट अवेयर कि आप क्या करने वाले हो और अचानक आके आपने पिंच किया, तो देन देयर विल बी अ रिएक्शन. Yes. Because you know कि because your brain knows कि what is going to happen ना, तो brain will prepare itself like that. ठीक है? Yes, sir. हाँ. क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट. क्या हो गया वैष्णवी? बराबर ना, स्ट्रक्चरल यूनिटी है ना. एनी प्रॉब्लम वैष्णवी? कुछ प्रॉब्लम नहीं इसको. ओके, these are the cells which are never known to not to multiply. मतलब they will never multiply. Now why they don't multiply? Once the neurons they develop up to a particular age, so during the fetal age, when we are inside the mother's womb, that time only it multiplies. After the birth, the multiplication will stop. So it is just the growth of the cells will take place, but no multiplication. Why? Because it does not have the centriole, which is required for the cell division. अभी सेंट्रियल क्या होता है वो हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा बाद में. But just for the moment, you remember that we have this organelle here called as the centriole, which is responsible for the multiplication. Cell division के लिए responsible होता है, but here the cell division will not take place because neurons they do not have the centriole. इनको centriole होता नहीं है. So tumors are basically outgrowths of what? Outgrowths of the neuroglial cells. या फिर overgrowth of the neurons. तो उससे ही होता है ट्यूमर, मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा. ठीक है? नो निश्चिता, दे वोंट डाई, क्योंकि डेथ रहेगा तो मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा ना. सो इट इज जस्ट दैट दे कैन नॉट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेंट्रियोल. बाकी सारे ऑर्गेनेल्स रहेंगे so that they can perform their function. Finished? आगे बढ़े. Yes, sir. Hello. हाँ. Yes. Centriole is a small organelle. ठीक है. Centriole is a small organelle of the cell which is responsible for cell division. इतना अभी फिलहाल याद रखो. फिर ये क्या होता है और कैसे काम करता है वो हम लोग सेल वाले चैप्टर में और सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी याद रखेंगे. ठीक है. सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द सेल इटसेल्फ. सेल के अंदर ही रहता है, साइटोप्लाज्म में. यस, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं. Now, other than neurons, we are also going to have the neuroglial cells. जैसे मैंने बताया कि supportive cells होते हैं, and the supportive cells are known as the neuroglial cells. So, sir, in the case of tumors, they show multiplication as they reproduce in large number. क्या होता है ना, जब ट्यूमर होता है ना, तो ट्यूमर generally takes place in the cells which are already abnormal.
मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल सेल्स का न्यूरॉन्स का डिवीजन होना चालू हो जाए, या फिर और उनका ओवर ग्रोथ होना चालू हो जाए, तो इसकी वजह से ट्यूमर आना चालू हो जाता है। ओके, चलो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, लेट अस ट्राई Sir, दैट। यस, sir, so in that case, do they form centrioles? ऑब्वियसली और रहेगा ना, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है वो एबनॉर्मल सेल तो मतलब सेंट्रियल है। इनफैक्ट ये सेल्स में भी सेंट्रियल होता है, इट्स नॉट दैट दे डू नॉट हैव द सेंट्रियल, बट एट द टाइम व्हेन दे आर ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग एंड डेवलपिंग इनटू अ प्रॉपर सेल, दैट टाइम द सेंट्रियल इज लॉस्ट. So when we are in a fetal age, when we are inside the mother's womb, centriole is present, but after the birth the centriole will be lost. समझा? Okay, sir. Or is it vestigial? वेस्टिजियल नहीं है, सेंट्रियल निकल जाता है. Okay, sir. हाँ. Sometimes a person gets hurt and can't sense at a place where he is hurt. What is that? It is basically the damage done to the neuron, जिसकी वजह से वो जो इम्पल्स है वो कैरी नहीं होता है ब्रेन तक. So the person will not get that particular feeling. Especially happens in deep injuries. एक्सीडेंट हो गया है, हाथ कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, हाथ क्रश हो गया है, तो ऐसे मेजर बिग इंजुरीज में ना कोई सेंसेशन नहीं आता है, बिकॉज द नर्व्स आर डैमेज्ड. तो जो नर्व पेन सेंसेशन को कैरी करेंगे ब्रेन तक, वो नर्व भी डैमेज हो गया, तो पेन सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा क्या? नहीं. सो पर्सन विल नॉट फील एनीथिंग. समझा स्नेहा? यस. चलो न्यूरोग्लियल सेल्स देख लेते हैं क्या होते हैं. न्यूरोग्लियल सेल्स और द ग्लियल सेल्स, दे आर बेसिकली नॉन नर्वस एंड सपोर्टिंग सेल्स. ठीक है, they are basically the non-nervous. Non-nervous मतलब न्यूरॉन का पार्ट नहीं है. So they are the non-nervous cells of the nervous system and they fill up the interneural space. दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल अप करने का ये काम करते हैं, and that is how that entire tissue will be formed. तो वो टिश्यू इस तरीके से बनता है, क्योंकि न्यूरॉन तो थ्रेड जैसा है ना, तो एकदम छोटा 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 रहेगा, तो उसके आजू बाजू में तो बहुत जगह रहेगी. सो इट इज फिल्ड अप बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स. Now, there are different types of neuroglial cells. So the number of glial cells or neuroglial cells is going to be huge. So it's the most abundant cell of the nervous tissue. सबसे ज्यादा neuroglial cells होते हैं. ठीक है, चलो ये लिख लो.
आया मैं आया। सर आप कहाँ गए हो? सबको टेंशन आता है, अरे इधर ये एसी का ना ये नहीं आ रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा। सो आई वाज जस्ट चेकिंग दैट। ओके चलो ये हो गया आई गेस। अच्छा टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। तो 4 अलग अलग टाइप आते हैं, कौन कौन से? ठीक है, जैसे अभी ये न्यूरोग्लियल सेल्स है तो इसके टाइप हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। नाउ there are 4 different types of neuroglial cells or also called as the glial cells. कौन कौन से होते हैं? So this is non-nervous and supporting cells of the entire nervous system. क्या हो गया ईशानी, मैंने क्या डराया आपको? Sir, when some patients has given the anesthesia, then it affects the, yes, it has its effects on the neurons only, Priya. So the neurons will get blocked or their function or the action will get blocked. आजकल ना अभी जनरल एनेस्थेशिया देते ही नहीं है, लोकल एनेस्थेशिया देते हैं। सपोज अगर हाथ का सर्जरी करना है तो यहाँ पे कहीं तो भी एनेस्थेशिया देंगे, यू नो, सो दैट यू नो ओनली दैट हैंड विल बी नम, दैट्स इट, बाकी वो पेशेंट कॉन्शियस होता है। ओके, now they are known to fill up the interneural space. So they make up more than 1/2 the volume of the neural tissue. Neural tissue में से आधा या आधे से भी ज्यादा सेल्स कौन होते हैं? That is neuroglial cells. ठीक है सर, can we say that the neuroglial cells form the supporting mechanism? Yes, entire nervous system, क्योंकि न्यूरॉन्स है ना, तो न्यूरॉन्स आर लाइक थ्रेड्स, छोटे 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 थ्रेड्स की तरह दिखता है ये, तो ये थ्रेड्स तो इजीली डैमेज हो सकते हैं। सो दिस न्यूरोग्लियल सेल्स विल हेल्प इन सपोर्टिंग दिस स्मॉल थ्रेड्स, तो ये सारे थ्रेड्स को ये सपोर्ट करता है सो दैट इट वोंट गेट डैमेज्ड, एंड दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स आर मोर देन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ये होते हैं। ओके सर, पहले वो किडनी निकाल लेते थे ना, कौन? किडनी? क्यों किडनी निकालने का? भक्ति? हाँ ईशानी, आई नो। भक्ति किधर, क्यों किडनी निकालने का? किडनी निकाल रही है भक्ति किसी की, पता नहीं। चलो एनीवे, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। नाउ दिस आर ऑल केपेबल ऑफ डिवीजन, क्योंकि इनमें प्रॉपर ये रहता है, जैसे सेंट्रियोल रहेगा सो टिपिकल जितने जैसे भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वैसा ही सेल्स रहेगा, सो दे कैन डिवाइड। ओके, दे विल हेल्प इन रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब रीडेवलपमेंट। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, किडनी वगैरह नहीं निकालते, वो तो क्राइम है बेटा भक्ति, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जो लोग करते थे, अभी ऐसा कुछ होता नहीं इतना। लास्ट स्लाइड, ये देख लास्ट स्लाइड आदित्य। भक्ति बोलती है एनेस्थेशिया देख के किडनी निकालते। Done, sir. ओके चलो, दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन, दे आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दे कैन रीडेवलप, ठीक है राइट। तो यहाँ पे these two important characteristics are not seen in the neurons but seen in the neuroglial cells. Very important characteristic of these cells. Okay, so they can regenerate and they can also divide. करेक्ट। तो अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग टाइप के ये सेल्स होते हैं, कौन कौन से? The first type of cell here is known as the astrocyte. अभी astro का मतलब star, cyte मतलब cell, so it's a star shaped cell. So as you can see here, थोड़ा सा किसी एक तारे की तरह दिखता है, स्टार की तरह दिखता है। Then we have the next one called as oligodendrocytes. Okay, oligodendrocyte. Then we have the third one here called as ependyma cells. Very important cells, इसका मैं function बोलता हूँ आपको। And then last but not the least is the microglia. तो 4 अलग अलग टाइप के सेल्स है, कौन कौन सा? सबसे पहला सेल आता है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा आता है एपेंडाइमा, और चौथा वाला आएगा दैट इज माइक्रोग्लिया। Now we are going to learn one by one. We will start with the first one, that is astrocytes. Now how do you describe the structure of the astrocytes? So astrocytes are basically star shaped cells. So the cells which are in the form of a star, so they are called as the star shaped cells. क्योंकि एस्ट्रो का मतलब आता है स्टार, साइट का मतलब आता है
cell. Okay, so star shaped cells. What is the function of the astrocytes? As you can see here, they are basically connecting link का काम कर रहे हैं. So they provide physical and metabolic support. So if you see, some of the threads of the astrocytes is attached to the blood vessels. Some threads are attached to the neurons. तो ये न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? न्यूरॉन को प्रोवाइड करते हैं फिजिकल सपोर्ट. न्यूरॉन को एक जगह होल्ड करके रखने का काम करते हैं. प्लस ये ब्लड से जितना भी न्यूट्रिएंट्स ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें से पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल बी गिवन टू द न्यूरॉन. सो इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, सो मेटाबॉलिक सपोर्ट. क्योंकि न्यूरॉन को अपना खुद का डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ब्लड सप्लाई. सो फ्रॉम वेयर दे विल गेट द न्यूट्रिशन? सो दे विल स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट्स. Correct? So this is the first function, important function of the astrocyte. Next, they are also known to secrete a basal lamina around the blood vessels. Blood vessels के आजू बाजू में ये अगर आप flat region देख रहे हो ना, so this is known as the basal lamina. अभी इसका काम क्या रहता है? So this will prevent the entry of certain substances in the brain tissue from the blood. ये जो basal lamina जो होता है ना, वो क्या करता है? ब्लड में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं. दे शुड नॉट एंटर इन द ब्रेन टिश्यू, दे शुड नॉट एंटर इन द न्यूरॉन. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव दिस बेजल, यानी एक ऐसा फ्लैट पोर्शन आता है. करेक्ट? एंड दैट विल नॉट अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, वायरसेस और बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड टू एंटर इनटू द न्यूरॉन्स. तब इसके लिए ब्रेन का इन्फेक्शन नहीं होता है. So basically, can I say that this particular structure is acting like a protective sheath? So we call that as the blood-brain barrier. Because it is acting like a protective sheath, therefore it is known as the blood-brain barrier. Blood-brain barrier क्या करेगा? Will not allow the unnecessary substances like viruses, bacteria, or any other toxic substance to enter into the brain tissue. अदरवाइज क्या हो जाएगा? न्यूरोग्लिया के अंदर अगर ये चला गया, एस्ट्रोसाइट के अंदर अगर ये चला गया, तो एस्ट्रोसाइट से इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरॉन्स विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड. बट इट डजंट हैपन. व्हाई इट डजंट हैपन? बिकॉज इट्स गोइंग टू फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर. सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोसाइट. ओके, किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए तो ये है आपका लास्ट स्लाइड. किससे पहले वाला? आलोक. So please show the slide before this too. अच्छा, this one? Yes sir. फंक्शन है उसका. हाँ, डन. Yes sir. सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? कौन से सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स रे? किधर किधर किधर? खुशी, ग्रीन कलर, ये अंदर न्यूक्लियस है वो. ठीक है. Okay, so they will secrete a basal lamina which around the blood vessel. Blood vessel के पूरे आजू बाजू में ऐसा basal lamina secrete करते हैं. जैसे यहाँ पे basal lamina तैयार हो गया ये वाला. So this lamina will not allow the toxic substances or the viruses and bacteria to enter in the blood circulation to the brain. That is how the brain is protected. So we call this as blood-brain barrier. BBB, BQ. That's called as the blood-brain barrier. Okay. And that is why अगर आप देखोगे ना तो blood का infection इतना commonly होता, brain का infection इतना commonly होता नहीं है. Why brain is not getting infected so often and so easily? It is because of this barrier. Still, there are certain viruses or bacteria which can enter into the brain. जैसे for example, there is one bacteria which is known to cause tuberculosis. ठीक है, लेकिन वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है. वो कहां तक पहुंचेगा? ब्रेन के कवरिंग तक, कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस.
ओके, मेनिंजेस करके कवरिंग आता है ब्रेन का, तो वहां तक ये पहुंचता है, ब्रेन टिश्यू तक पहुंच ही नहीं सकता। बैरियर मतलब द वन विच स्टॉप्स, क्रिएट्स अ बैरियर सो दैट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। कंपाउंड डालते हैं हम लोग, कंपाउंड वॉल, तो दैट्स लाइक अ बैरियर। खुशी, फिनिश हो गया लिख के ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चल नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल। सर फिर कौन ब्रेन तक पहुंचता है? कुछ वायरसेस और बैक्टीरियाज है अमन जो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। यस, रेबीज वायरस कैन आल्सो रीच, लेकिन रेबीज इज नोन टू अफेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड मोर देन द ब्रेन। ओके स्नेहा, the next cell which we have is the oligodendrocyte. Now there are small processes which are present on the oligodendrocytes but they are very less. Okay, इसके लिए उसको नाम दिया गया है oligodendrocytes. Very few processes are present for this cell, so called as the oligodendrocytes. जिसका काम क्या रहेगा? So oligodendrocytes will be helpful for formation of a very important covering, the insulating sheath called as the myelin sheath around the neurons. तो न्यूरॉन के बाजू में ये माइलिन शीथ बनाने का काम करता है, which is known as myelination of the neuron. Now what is this myelination of the neuron, which is found in the majorly in the central nervous system? तो सबसे ज्यादा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स है उनको बाहर से कवरिंग मिलेगा। कहाँ कवरिंग मिलता है? ऑन द एक्सॉन्स। ये न्यूरॉन है, अगर सपोज ये एक्सॉन है न्यूरॉन का लाइक दिस, ठीक है, तो इसके ऊपर ना पूरा ऐसा माइलिन शीथ बनना चालू हो जाता है लाइक दिस। तो ये पूरा न्यूरॉन के ऊपर ऐसा कवरिंग है। अगर आप ये डायग्राम में अगर येलो पार्ट देखते हो ना, येलो स्ट्राइप यहाँ पे, सो दैट इज द एक्सॉन। वो एक्सॉन है अमन, मतलब वो नर्व सेल है, और उसके आजू बाजू में ये पूरा माइलिन शीथ बना हुआ है। गेट इन दिस? And that is why a neuron having myelin sheath will be called as myelinated neuron. और myelinated neurons में the speed of the impulse or the velocity of the impulse will be more. Impulse का velocity ज्यादा होता है myelinated neurons में. Sir, Okay? could you please show the last slide for a minute? ये वाला, ये क्या है? उसमें few process. Yes, sir. हो गया? बोलता हूँ Yes. खुशी, वेट, माइलिन शीथ का पूरा प्रोसेस पढ़ने का अपने को, आगे आएगा इसके। ओके, लेकिन माइलिन शीथ को सीक्रेट करने वाला कौन होता है? दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो मतलब न्यूरॉन के आजू बाजू में ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रहेंगे, जो न्यूरॉन मतलब कौन सा पार्ट? एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, उसके ऊपर ये कवरिंग बनाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज द एपेंडाइमल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एपेंडाइमल सेल्स कहाँ पे रहते हैं? दे आर नोन टू फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द कैविटीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कैविटी होता है, 4 कैविटीज है ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स, राइट? सो एपेंडाइमल सेल्स आर लाइक दी एपिथेलियल सेल्स। तो इनको बराबर टाइट जंक्शन वगैरह सारे जंक्शंस रहेंगे। एंड एज यू कैन सी दैट वी हैव अ ब्लड कैपिलरी हियर एंड हियर वी हैव अ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब ब्रेन के अंदर का कैविटी। 4 कैविटीज होते हैं ब्रेन में, तो ये कैविटी के अंदर का लाइनिंग है, ये internal lining of the cavity, which is formed by the ependymal cells, or these cavities are never empty. Instead, they are filled with a fluid, and that fluid is known as the CSF. Correct? CSF stands for cerebrospinal fluid. Right? तो ये CSF secrete करने का काम करेंगे. So the lining the cavities of the brain, that is ventricle and the spinal cord. So helpful for the formation of cerebrospinal fluid. तो एपेंडाइमल सेल्स का काम होता है स्पाइनल फ्लूइड को, cerebrospinal fluid को फॉर्म करना, so that the cavities will always be filled with the fluid. Sir, if the person who is addicted with the alcohol, then how it affects the nervous system?
as the function of astrocytes to prevent the entry of the no अल्कोहल क्या होता है ना, अल्कोहल ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सब्सटेंस अगर ब्रेन के टिश्यू में गया तो होता है. सो इट्स अ नर्व ना विच इज गेटिंग अफेक्टेड अल्कोहल की वजह से. सो द न्यूरॉन बेसिकली अफेक्ट हो रहा है, न्यूरॉन का सेंसेशन कम हो रहा है, या फिर अल्टर्ड सेंसेशंस हो रहे हैं, या फिर अल्टर्ड सेंसोरियम जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो हो रहा है. सो दैट्स द इफेक्ट. सो इट हैज द इफेक्ट ऑन द सेरिबेलम आल्सो, छोटा मेंदू, उसके ऊपर भी ये काम करता है. सो इट्स एन इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. उसके बाद वो चला जाता है. अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ब्लड में से अल्कोहल निकल गया तो चला जाता है इफेक्ट. एपेंडाइमल सेल समझ में आ गया. And since it secretes the fluid known as cerebrospinal fluid, which contains lot of nutrients, so it is known to nourish the neurons. तो neurons को nourish करने का, neurons को food देने का काम करेगा. That is ependymal cells. ठीक है? Is it clear? चलो लिखो फटाफट. लिख के हो गया तो बोल दो कि हो गया. Done, sir. Done, sir. Okay. Sir, सबका हो गया. sir, what is that white that is present in the center? What is? That white thing present in the center. ये ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है. Okay, sir. Finished? एक मिनट. हाँ, एक मिनट. हाँ बच्चों, ओके. चलो ये हो गया एपेंडाइमल सेल्स. एंड द लास्ट टाइप ऑफ अ सेल, जैसे सीएसएफ होता है ना, सो सीएसएफ बेसिकली सर्कुलेट्स इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के अंदर कैविटीज होते हैं तो वहां पे भी सीएसएफ रहेगा. ब्रेन के बाहर कैविटीज रहते हैं तो वहां पे भी सीएसएफ रहेगा. ब्रेन के बाहर कहाँ कैविटी होता है? इन द मेनिंजस. ठीक है, मेनिंजस में कैविटीज होते हैं तो वहां पे भी आपको सीएसएफ मिलेगा. सो इट इज सर्कुलेटिंग इन एंड अराउंड द ब्रेन, सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. तो प्रॉपर प्रोटेक्शन में काम में आता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सीएसएफ. And then we have the last type of a cell that's called as microglia or microglial cells. Now, for some reason, if any unwanted substance or anything which enters in the circulation, अगर न्यूरॉन्स तक ये पहुंच गया या न्यूरॉन्स तक आ गया तो उसको मारने का या फिर उसको खाने का या उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? माइक्रोग्लियल सेल्स. सो दैट इज व्हाई इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर. सो इट प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन्स बाय एनगल्फिंग द पैथोजेन एंड द सेल डेब्रीज. सेल डेब्रीज का मीनिंग आता है रिमेन्स ऑफ द सेल. द वेस्ट ऑफ द डेब्रीज इज बेसिकली द रिमेन्स ऑफ सेल. सपोज कोई सेल अगर डेड हो गया, न्यूरोग्लियल सेल, और वो वैसा ही सेल्यूलर डेब्रिज उसका पड़ा हुआ है, सो दैट विल बी सॉल्वड एंड एनगल्फ्ड बाय द माइक्रोग्लियल सेल्स. एंड फॉर समहाउ इफ एनी पैथोजेन मतलब वायरस और बैक्टीरिया एंटर्स इन द सर्कुलेशन, तो उसको खत्म करने का काम करेगा माइक्रोग्लियल सेल्स. So that is the work done by the microglia, which is called as phagocytosis. ठीक है. पैथोजेन का मतलब आता है बेटा डिसीज कॉजिंग एजेंट. Sir, please show last slide.
लास्ट स्लाइड, ये वाला। Yes. सर डेब्रिस का मीन्स क्या है? हाँ, डेब्रिस का मीन्स क्या है? डेब्रिस का मीनिंग आता है रिमेन्स, वेस्ट होता है ना, खत्म, सेल खत्म होने के बाद। What is present where, खुशी? Where is it present यानी? समझा नहीं मुझे। Sir, I heard pathogens are present everywhere ना बेटा। बैक्टीरिया, वायरसेस कहाँ रहते हैं खुशी? So बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, they are all called as pathogen. पैथोजन का मतलब आता है डिसीज कॉजिंग एजेंट। Anything which causes disease is a pathogen. Sir, I heard of this thing called as meningitis. How does it take place in the presence of basal lamina? No, meningitis is basically infection of the meninges, na? And meninges is not the part of the brain. Meninges is a covering of the brain. ठीक है आदित्य? हाँ, so that is why it is more external. टिश्यू का पार्ट नहीं है वो, ब्रेन के टिश्यू का पार्ट नहीं है। Fine. Now the last part, that is the structure of the neuron. How the structure of the neuron is. तो ये आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, जैसे for example we have the first structure here and where microglia is present. Microglia is in the brain tissue only ना, it's a part of the brain tissue. तो अगर मुझे कोई बोलता है कि ब्रेन किससे बनता है, तो ब्रेन बनता है न्यूरॉन्स और neuroglial cells. So one of the neuroglial cells is the microglia. Get in this खुशी? तो सपोज वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस गया, तो उसको मारने का काम कौन करेगा? न्यूरोग्लियल सेल्स. कैन यू सी न्यूरोग्लियल सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द न्यूरॉन्स? Yes, sir. हाँ, तो वैसा है वो. तो अनदर प्रोटेक्शन. Okay, thank you, sir. Yes. एक मिनट है जरा. ओके, चलो नेक्स्ट. ये तो हो गया हमारा माइक्रोग्लिया. ओके, नाउ हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन? तो ये हम लोगों को कुछ हद तक पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो वी हैव दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोन एज द साइटॉन or also called as the cell body, and then we are going to have the cytoplasmic extensions. Cytoplasmic extensions may we have the first one which is a short and branched process known as the dendron, and then we are going to have a long and unbranched process known as the axon. Okay, together दोनों मिलकर बनता है cytoplasmic extension. So structure में the basic structure is the cyton or also called as the cell body or also called as the soma. And then it's going to have the cytoplasmic extension. What are these cytoplasmic extensions? That is the dendrons and the axon. Okay, these are the cytoplasmic extensions. एक एक करके अभी हम लोग पढ़ते पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है. तो सबसे पहला आता है साइटॉन, which is a most important structure because
it has the centrally placed nucleus. Okay, it has the centrally placed nucleus. It is also called as the perikaryon. The other name for this is the perikaryon. Peri matlab around, karyon matlab nucleus. So the structure which is present around the nucleus called as perikaryon, or also called as the cell body, or also called as the soma. So either you call this as cyton, or you call this as perikaryon, or the cell body, or the soma. So these are the names given to this particular structure. Now, as I said, it's going to be most important part because it contains the centrally placed nucleus. इसके अंदर होता है centrally placed nucleus. ये वाला slide है, अभी इसमें नाम है बेटा. संजीवनी. Done. इससे पहले वाला, ये वाला. Done. चलो. Yes, sir. So यहाँ पे साइटोन की हम लोग बात कर रहे थे. As I said, it's going to be important part because it has the centrally placed nucleus, and nucleus is the most important structure because it carries the necessary chromosomes. So genetic information is carried by the nucleus. That is why it's going to be very important. And all the other organelles are present. So different types of organelles are present in this particular region. So cyton or perikaryon is a very important structure. Just for example, mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, everything will be present here in this particular region. Okay, now it also will have the jelly-like substance. इसको एक अपना jelly-like substance रहेगा. So jelly-like substance is known as what? Cell के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as cytoplasm. But this cytoplasm is present in the neuron. इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं neuroplasm. And this neuroplasm contains small granules. छोटे दाने रहते. These granules are known as the Nissls granules, which you can see here. बहुत सारे छोटे Nissls granules होते हैं, and it will have they are conical in shape and rich in RNA. ये जो granules होते हैं वो थोड़े से ऐसे conical रहते हैं like this, and they are all rich in the RNA. And that is why, because they are rich in RNA, therefore they are helpful for the protein synthesis. क्योंकि RNA का काम होता है protein synthesis. SSC में लोग जो बच्चे थे उनको ये प्रोसेस पता है, ठीक है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ये सब जाना, ट्रांसक्रिप्शन, तो वो वाला प्रोसेस. हाँ, तो बेसिकली Nissls granules are present where? Nissls granules are present in the neuroplasm. What is neuroplasm? It is the cytoplasm of the neuron, present in the cyton of the neuron. Okay, and this cytoplasm will have the Nissls granule. अभी Nissls granule क्या है और क्या करते हैं? तो they will have RNA within them, ribonucleic acid, and this RNA helps in protein synthesis. Now, why this requires protein synthesis? Because basically brain is constantly functioning day in and day out, 24/7. आप लोग सोते हो तो भी ब्रेन कभी सोता नहीं है. So it is non-stop working, and because it is constantly working, so it will require a lot of nutrients. One of them required is the proteins. So protein synthesis becomes the most important mechanism here. Granules का मतलब आता है छोटे छोटे दाने रहते हैं, but they are conical in shape like this, या फिर इस तरीके से होता है like this. Okay, and these conical shaped structures will have the granules within them, protein RNA within them. Sorry, not granules, the RNA within them. कौन सा last slide चाहिए? दिया ये वाला. Yes, sir, done. Okay. So the cytoplasm of the neuron. Sir, last slide, please. Done, sir. So cytoplasm of the neuron is known as neuroplasm, which is granular in nature, made up of many small granules which are conical in shape, and they are all rich in RNA. Because there is no need to make them or become them larger in size, na?
खुशी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कंटेन ओनली RNA and it's a microscopic structure, that is why they are smaller in size, और जगह भी कम है ना. Okay, and that is responsible for this. RNA is responsible for the protein synthesis. As I said, along with the Nizel's granule, it's also going to have the neurofibril. तो बहुत सारे fibers भी होते हैं, as you can see here. Can you see? यहाँ पे भी आपको fibers दिखेंगे, इधर भी आपको fibers दिखेंगे, यहाँ पे भी fibers दिखेंगे, इधर भी. मतलब जहां से भी ये cell processes बाहर आ रहे हैं ना, वहां पे आपको fibers दिखेंगे. These fibers are known as neurofibrils. Nerves के ऊपर होते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं neurofibril. And these neurofibrils will provide support and shape to the neuron. So they are the long, thin, microscopic fibrils that give the neuron support and shape. तो ये neurofibrils आपको हर जगह मिलेंगे. जैसे muscles के अंदर fibers होते हैं तो उसको हम लोग myofibril बोलते हैं. वैसा नर्व के अंदर फाइबर से तो उसको हम लोग न्यूरोफाइब्रिल बोलेंगे. लेकिन ये फाइबर का काम कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है. दिस फाइबर्स आर बेसिकली सपोर्टिव इन फंक्शन. क्योंकि ये सेल है ना, एकदम थ्रेड जैसा है, छोटा सा सेल है, एक छोटे से धागे की तरह, थ्रेड की तरह है. सो इट कैन गेट इजीली ब्रेक. तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए करके दिस न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट. Okay, so this is the typical structure of the cyton, and as I said, cyton के अंदर जो cytoplasm होता है, that is known as neuroplasm. और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, we call this as nucleoplasm, which is the substance, jelly like substance present in the nucleus. तो उसको हम लोग बोलते हैं nucleoplasm. लिख लिया सबने ये? ठीक है. अल्लू. Yes, sir. चलो, what is the function of the cyton? Because it contains the nucleus ना, तो जितना भी न्यूरॉन का काम होता है, that work is done by the cyton. तो ये क्या करेगा? This will help in analysis and interpretation of the nerve impulse. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पिंच किया, तो वो पिंच है विच इज अ टाइप ऑफ पेन, उसको एनालाइज करने का और उसको इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा? इट इज डन बाय द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन. तो जितने भी न्यूरॉन उसके साथ कनेक्टेड है, दे विल हैव द कॉमन फंक्शन. सो वॉट एवर वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट, जो हम लोग बोलते हैं ना, मुझे समझ में आया, तो समझ में किसको आया? साइटोन को समझ में आया. ऐसा रहता है. सो इट एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट्स द नर्व इम्पल्स. Okay, so that is the function of the cyton. Cyton के साथ then comes the important, that is cytoplasmic extension, जिसमें दो extensions होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला आता है, that is known as the dendron. Okay, so the extensions, the first one is the dendron and the second one is the axon. So let us understand one by one ki what exactly do we mean by a dendron. So what is dendron? Dendron is a thin small process and it will have many branches. ये जो है ना, जो साइटोन से निकल रहा है उसको डेंड्रॉन बोलते हैं, और उसके जो ब्रांचेस आते हैं ना, these branched processes are known as the dendrites. मतलब ये साइटोन है, साइटोन से ऐसा डेंड्रॉन निकला बाहर, बराबर है. फिर ये डेंड्रॉन ने डिवाइड करना चालू कर दिया लाइक दिस. तो ये जो डिवीजन हुआ है, दिस डिवीजन इज नोन एज द डेंड्राइट्स. सो दिस वन इज द, ये वाला जो है, दिस वन इज द डेंड्रॉन, और ये जो दिख रहा है आपको, दिस आर ऑल द डेंड्राइट्स. ऐसा है. इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ. सानी का कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? सानी का घुड़के, ये वाला. सानी का हो गया. हो गया. यस. चलो, तो ये हो गया हमारा डेंड्रॉन. सो डेंड्रॉन इज बेसिकली a thin small process
and it will give rise to many processes in the form of branches, and these branched processes or the fine processes are called as the dendrites, and dendrites are connected, or dendrites are known to receive the stimulus from the external environment. ठीक है, so they carry the nerve impulses towards the cyton. So dendrites क्या करेंगे? Dendrites will receive the nerve impulse from the external environment. It will be carried to the dendron. Dendron से आएगा cyton में. Okay, so impulses को, nerve impulses को external environment, rather dendrites will receive the stimuli. Stimuli is converted into an impulse, and then this impulse is carried to the cyton, so that that impulse can be analyzed. समझ में आ रहा है? तो ये impulse को analyze करने के लिए cyton तक लेकर आने का काम कौन कर रहा है? So that is done by the dendrons. Done? Yes, sir. Okay. cyton function slide. बाप रे, cyton के function का slide कहाँ है? ये वाला. प्रिया. Sir, so the dendrites are a part of the dendrons. Dendrites is a extension of dendron. Okay, sir. आपके बाल होते हैं ना, बाल है ना सबको, स्पेशली Yes. लड़कियां. तो कभी कभी देखो, एंड ऑफ द हेयर्स विल हैव द स्प्लिट्स. Yes, sir. परेशान हो जाते हैं ना, मेरे बाल को स्प्लिट्स आ गए, तो वो स्प्लिट्स इज डेंड्राइट्स, और ये पूरा बाल यानी डेंड्रॉन है, ऐसा समझ लो. Yes, sir. हाँ, चलो आगे. Sir, यस. so like bronchi divide into bronchioles and all. In the same way, this dendron divides into Yes, dendrites and all. correct. राइमिंग है वो, सिमिलर आ जाता है. ठीक है, चलो आगे. एक्सॉन. The next important structure which we are going to study here is the axon. A very important structure. Axon is considered as the longest part of the neuron. Neuron का सबसे बड़ा part होता है. It's a membrane of the axon is known. पूरा जो axon का membrane होता है, क्योंकि ये, can you see यहाँ पे, here we have the cyton, और ये cytoplasmic extension है, बराबर है. ऐसे cytoplasm ही नीचे जा रहा है, right? और साइटोप्लाज्म नीचे जाते जाते उसने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया. तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन आता है ना, देयर इज अ मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द एक्सॉन, सो दैट इज नोन एज एक्सोलेमा. Okay, so it's a membrane which is present around the axon called as the exolemma, and axon will be filled with the cytoplasm called as exoplasm. Simple. साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो उसको हमने नाम क्या दिया? न्यूरोप्लाज्म. अभी ये साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन हो रहा है. ये साइटोप्लाज्म ही ऐसा आगे 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 जा रहा है, और उसने पूरा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया. तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म रहेगा. तो वो साइटोप्लाज्म किसका है? एक्सॉन का. इसके लिए वो साइटोप्लाज्म को क्या बोलने का? एक्सोप्लाज्म. समझा? Yes, sir. जैसे सेल का जो बाहर का कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल के बाहर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आज सुबह ही पढ़ा है हमने, Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? Plasma membrane. वेरी गुड. और ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, बराबर है. Yes, sir. वैसे ये एक्सॉन का कवरिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? Exolema. इतना याद रखो. अच्छा, साइटोन को साइटोलेमा नहीं बोलने का. समझ में आ रहा है? साइटोन इज न्यूरोप्लाज्म और न्यूरोलेमा. कवरिंग इज न्यूरोलेमा, साइटोप्लाज्म इज न्यूरोप्लाज्म. वैसे यहाँ पे एक्सॉन का कवरिंग इज एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द एक्सॉन इज नोन एज exoplasm, and exoplasm has large number of mitochondria, rough endoplasmic reticulum and neurofibrils. Neurofibrils क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत सारे थ्रेड्स है ना, छोटा सा एकदम थिन थ्रेड बन जाता है. अब ये थिन थ्रेड को सपोर्ट करना पड़ेगा करके न्यूरोफाइब्रिल्स है, बट इट डज नॉट हैव द नीजल्स ग्रैन्यूल.
एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इनको ये फाइबर्स कौन दे रहा है? तो दिस फाइबर्स आर ट्रांसपोर्टेड एट द टाइम व्हेन द एक्सॉन इज गेटिंग फॉर्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि साइटोन के अंदर तो नीजल ग्रैन्यूल्स है और नीजल ग्रैन्यूल्स के साथ उसके साथ साइमल्टेनियसली है न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल्स ही चले जाते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा के अंदर और एक्सोप्लाज्म के अंदर, एंड देन दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। बट एक्सॉन के अंदर प्रोटीन्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द और कैरी द इंपल्सेस। यहां से लेके यहां तक इंपल्स को कैरी करना, बस उतना ही उसका काम है। इसके लिए डज नॉट रिक्वायर प्रोटीन्स। दैट इज व्हाई नीजल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट देयर। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। आगे बढ़े कि लिख रहे हो? Yes, sir. Dancer. Okay. Chalo. Now axon from outside. So it's a single long unbranched and cytoplasmic process which is wrapped around by the specialized cells known as the Schwann cells. इसके आजू बाजू में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है called as a Schwann cell. साइंटिस्ट का नाम है इसके लिए. Can you see the Schwann cell being present here? तो ये क्या करता है ना, ये Schwann cell बनाना चालू कर देता है around it a insulating sheath called as the myelin sheath. Do you remember हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कौन सा था वो सेल? न्यूरोग्लियल सेल्स में से कौन सा सेल था जो ये शीथ बना रहा था, माइलिन शीथ? Oligodendrocyte. Very good. So the oligodendrocytes are working along with which cells? The Schwann cells. So oligodendrocytes भी क्या बना रहे हैं? माइलिन शीथ. Schwann cells भी क्या बना रहे हैं? माइलिन शीथ. दोनों भी माइलिन शीथ बना रहे हैं. So अगर oligodendrocytes, अगर ये माइलिन शीथ इस स्टाइल में ऐसे 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 बना रहे हैं, तो ये जो दूसरा सेल होता है that is Schwann cells. So these Schwann cells will start forming the same in the opposite direction, like this, like this, like this, like this, like this. मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है विच इज फॉर्मिंग द कवरिंग, और दूसरा क्लॉकवाइज बना रहा है, एंड दे आर ऑल इंटरमिंगल्ड. एक दूसरे के साथ ऐसे पूरा इंटरमिंगल हो जाते हैं. सो अगेन इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एक मिनट. हाँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है. तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने इस तरीके बाहर से निकालेंगे, बाहर से ऐसे बनाना चालू कर दिया. सो इट इज स्टार्टिंग लाइक दिस एंड इट इज फॉर्मिंग द माइलिन शीट लाइक दिस. ओके, इसने ऐसा माइलिन शीट बना दिया लाइक दिस. तो वही ये जो श्वान सेल आएगा ना, तो ये श्वान सेल क्या करेगा, ये श्वान सेल भी अपने लिए माइलिन शीट बनाएगा. लेकिन वो कैसे बनाएगा? इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द माइलिन शीट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इट विल बी लाइक दिस. तो ये ऐसे, फिर इसके अंदर जाएगा इस तरीके से, फिर इसके अंदर जाएगा इस तरीके से, फिर इसके अंदर जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस, एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द माइलिन शीट लाइक दिस. करेक्ट? तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरमिंगल्ड है. और वो पिंक कलर का जो दिख रहा है ना, वो उसका न्यूक्लियस है बेटा. न्यूक्लियस इज एट द पेरीफेरी, सेंटर में नहीं है. कैन यू सी? यहाँ पे भी एक छोटा सा पिंक कलर का दिख रहा है. कैन यू सी दिस? Yes, That is the sir. nucleus. हाँ. So माइलिन शीट बेसिकली इस तरीके से ऐसे कवरिंग 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 बनाते जाएगा. तो ये माइलिन शीट का काम क्या होता है? अच्छा, दो माइलिन शीट के बीच में गैप दिख रहा है आपको. कैन यू सी? ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, वो माइलिन शीट है, और दो माइलिन शीट के बीच में गैप है. सो दैट गैप बिटवीन द माइलिन शीट इज नोन एज नोड्स ऑफ रनवायर. रणवीर सिंह नहीं है. इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रनवायर, जिसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द इंपल्स. मतलब ये जो नोड्स ऑफ रनवायर है ना, उसके ऊपर माइलिन शीट होता नहीं है. तो सपोज अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है एक्सॉन का, और अगर मैंने इसके ऊपर सपोज मैंने अगर ये माइलिन शीट निकाल लिया लाइक दिस, तो यहाँ पे एक ऐसा माइलिन शीट है लाइक दिस. ओके, और इधर एक माइलिन शीट है लाइक दिस. नाउ द impulse is carried here. So when the impulse is carried here, how this impulse will be carried?
तो ये इम्पल्स यहां से ऐसे कैरी होगा और इधर ऐसे जंप करके इधर आएगा, फिर इधर ऐसे जंप करके इधर आएगा. सो इट इज नोन एज द जंपिंग और सॉल्टेटरी इम्पल्स. ये बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव द माइलिन शीथ. तो इसके लिए इम्पल्स उसको क्रॉस करने के लिए जंप करता है. सो दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी. Saltatory impulse, or also called as the jumping impulse. ठीक है. अरे वो कैरी हो रहा है ना. सो बेसिकली इम्पल्सेस आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस. अब ये बहुत बड़ा थ्योरी है, एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. ओके, तो उसकी मदद से ये इम्पल्स कैरी होता है. तो इस तरीके से घूमेगा बिकॉज देर इज नो माइलिन शीथ ना, सो इट गेट्स अ स्पेस, more space, so it can directly jump to the next myelin sheath. So सीधा next myelinated neuron के अंदर वो चला जाएगा. Correct? So it avoids this. So that is what is known as jumping impulse. और आपको पता है कि आप सीधा सीधा रन करोगे और आप अगर हॉप करते जाओगे, रन करते करते अगर आप हॉपिंग कर रहे हो तो the distance covered will be more. Right? And that is why velocity when the impulses are carried through the myelinated neuron is going to be more. तो माइलिनेटेड न्यूरॉन से जो वेलोसिटी आता है इट्स गोइंग टू बी मोर. ठीक है, कौन सा ये वाला स्लाइड ऋतुजा? Yes, sir. आलोक यही है, सिंगल लॉन्ग. Yes, sir. ओके. Done, sir. Dancer. Chalo. So this is how the nodes of Renvire will be seen. So axon terminals have the swollen bulbs. At the end of the axon, we are going to have the swollen bulbs here, and the swollen bulbs are here known as the telodendrons. A very important, another important structure that's called as the telodendron. 1 minute, huh?
अरे मैं ये तुम्हारे लेक्चर का भूल ही गया था, फिजिक्स का लेक्चर है ना तुम्हारा, ठीक है चलो। यस anyway, सर। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, मैं टेलोडेंड्रॉन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।